बेलरीसा उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है और उसे आखिरकार शांति मिल ही जाती है। वह स्माइल करते हुए सोचती है कि अगर ऐसा है कि मैं मर नहीं सकती तो मैं इन्हें ही क्यों नहीं मार देती हूँ, इससे मुझे राहत मिलेगी। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। 2 वर्ष बीत जाते हैं। काइल अभी भी पवित्र अवशेष ढूंढ रहा था और उसे आखिरकार मिल ही जाता है। वह सोचता रहता है कि मैं जानता था मुझे यह मिल ही जाएगा। वह पवित्र अवशेष को लेकर बाहर आ जाता है। रोजेना भी उसका बाहर ही इंतजार कर रही थी और वो उससे कहती है कि क्या आपको पवित्र कब्र मिल गई? क्या आपने उसे ढूंढ लिया? काइल रोजेना को पवित्र अवशेष दिखाते हुए कहता है कि यह आखिरी पवित्र अवशेष था। अब एम्पायर में कोई भी खोया हुआ अवशेष नहीं बचा है। हमने सभी को आखिरकार ढूंढ ही लिया है। यह सुनकर रोजेना कहती है कि यदि सभी अवशेष प्राप्त हो चुके हैं तो क्या अब आपकी यात्रा समाप्त हो गई है? अब आप इस यात्रा को बंद करने वाले हैं? इस पर काइल उसे कोई भी जवाब नहीं देता है और वहां से चला जाता है। यह देखकर रोजेना कहती है कि प्लीज काइल मुझे जवाब दो। यदि ऐसा है तो प्लीज मुझे अपने साथ ही ले चलिए। जल्द ही वह अपने साथियों के पास आ जाता है और उसे देखकर रियो खुश होते हुए कहता है कि तो आखिरकार आप आ ही गए। आखिर आपके हाथ में क्या है? और काइल उस पवित्र अवशेष को रियो की ओर फेंकते हुए उसे दे देता है। यह देखकर रियो कहता है कि मुझे यह मत बताइए कि आपको इतने कम समय में ही ग्रिल मिल गया है। और वहां पर रीने भी आते हुए कहती है कि आप बहुत ही ज्यादा अधीर हैं, उन्हें आखिरकार मिल ही गया। उसे देखकर रियो कहता रहता है कि अगर मुझे पता होता कि यह इतना जल्दी ही मिल जाएगा तो मैं इन तंबुओं को नहीं लगाता। और रीने उसे देखकर कहती रहती है कि सच में यह हंसली वाला है। वाह, क्या यह सचमुच इतना निराशाजनक रूप से खत्म हो रहा है। और काइल कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने जा रहा हूँ। यह कहते हुए काइल अपने टेंट में आराम करने के लिए चला जाता है और रियो कहता रहता है कि वह हमेशा अवशेषों का सटीक स्थान कैसे जानते हैं, जैसे कि किसी प्रकार का उन्हें आभास हो। मैंने सोचा कि इसे ढूंढने में कम से कम कुछ दिन तो लगेंगे, लेकिन उन्होंने तो इसे कुछ ही घंटों में ही ढूंढ लिया। काइल अपने टेंट के अंदर आ जाता है और उस डायरी को निकालते हुए उसे देखते हुए सोचता रहता है कि जैसे कि मैंने इस बारे में उम्मीद की थी, चीजें कहानी की तरह ही सामने आ रही हैं। इसके अलावा बेला की इस नोट्स की बुक की मदद से हमें अवशेष बहुत ही तेजी से मिल गए, लेकिन जो अंश मुझे सीधे कहानी जैसे लगते थे वे हमेशा मुझे एक अजीब तरह की अस्वीकृति का एहसास दिलाते थे। और सबसे ज़्यादा तो विशेष रूप से रोजेन, जिसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यह औरत बार बार क्यों दिखाई देती है और कहानी में वह लगातार काइल से उलझी हुई है, उससे हर जगह पर जुड़ी हुई है। और जब मैं इस किताब के बारे में सोचता हूँ तो क्या यह सचमुच भाग्य की देवियों द्वारा उपहार स्वरूप में दी गई पुस्तक है, या फिर सच्चाई यह है कि बेला भविष्य से यहाँ आई थी। अभी भी निश्चितताओं के बीच एक बात स्पष्ट है कि बेलरीसा इस कहानी में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। मानो भाग्य ने स्वयं तय कर लिया हो कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे और ना ही मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। मैं कभी इसे स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन अब जब मैं बेला को याद करता हूँ तो मुझे उसका चेहरा भी ठीक से याद नहीं आता है। मैं उसे भूलना नहीं चाहता हूँ। मैं बेला के बारे में किसी भी चीज़ को या उसे किसी भी प्रकार से नहीं भूलना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि वह मेरे लिए लोरी गाए, उसकी आवाज़ से मैं सो जाऊँ ताकि मैं अपने सपनों में भी उससे ही मिल सकूँ। अगर मैं लोरी गाऊँ तो शायद मैं आपको अपने सपने में देख सकता हूँ, इसीलिए प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। रोज़ेना को दिखाया जाता है जो कि सोचती रहती है कि आज यह हमारे लिए उसके साथ आखिरी दिन है जो कि मैं इन सभी लोगों के साथ बिताने वाली हूँ। और जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो एक जीवन आराम से मेंशन के भीतर ही आश्रय के बीच ही गुजर गया। मैं जिद करके घूमने के लिए आ गई। मैं बड़ी दुनिया देखना चाहती थी, इसीलिए मैं उनके साथ निकल चली। मैंने उन सबके साथ बिताए गए हर समय का आनंद लिया और मैं उनकी बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया और उनके साथ मुझे बहुत सी चीज़ों को जानने का मौका मिला। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो यह सब मेरे लिए क्षणभंगुर था, जो कि ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ही क्षणों में यह मुझसे दूर जाते जा रहा है और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। और जैसे जैसे हम एक साथ अधिक समय बिताने लगे काइल और मैं, मुझे लगा कि मेरा दिल धीरे धीरे काइल की ओर खिंचता चला जा रहा है। मैं उसके बारे में सोचना बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकती और मुझे उसके बारे में अलग ही फीलिंग महसूस होती है। चाहे वह कितना भी कठोर हो और कितना भी ठंडा व्यवहार करता हो और कितना भी दूर हो, वह ऐसे व्यवहार करता था जैसे मैं अस्तित्व में हूँ ही नहीं। नहीं नहीं, मैं तो बस कल्पना कर सकती हूँ कि वह इसे हृदयहीन कह सकता है। लेकिन फिर भी वह मुझे चुपचाप पानी की बोतल थमा देता है या जब मैं लड़खड़ा जाती हूँ तो गलती से मुझे पकड़ लेता है। वह छोटे छोटे महत्वहीन क्षण जो कि मेरे सारे नकारात्मक विचारों को मिटा देते हैं और उसके बदले मेरे विचार और भी अधिक उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मेरा दिल उसके सामने इतना क्यों पिघल जाता है। मैंने इसे व्यक्त करने की भी कोशिश की लेकिन उन्होंने कभी भी इसका जवाब नहीं दिया। मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक थी। दूसरी ओर रोज़ेन की पर्सनल मेड मायू उसे देखकर दुखी होती रहती है। वह सोचती रहती है कि माई लेडी बहुत ही ज़्यादा दयालु है, लेकिन इसकी मदद से वह उसे पा सकेगी जो वो पाना चाहती है। मायू रोज़ेना के पास जाते हुए कहती है कि माई लेडी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। और उसके हाथ में एक बोतल को देखते हुए रोज़ेन कहती है कि आखिर यह क्या है। मायू उस परफ्यूम की बोतल को रोज़ेना के हाथ में देते हुए कहती रहती है कि मैंने इसे एक गांव से खरीदा था जहां से हम गुजरे थे। कहते हैं कि यह एक प्रकार का एक परफ्यूम है जो कि आपको साहस प्रदान करेगा, इसीलिए माई लेडी आप इसे छिड़किए और लॉर्ड काइल से जाकर अपनी फीलिंग्स के बारे में उन्हें बताइए। यह सुनकर रोज़ेना आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है कि यदि मैंने ऐसा किया तो मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में स्वयं काइल को नहीं बताऊंगी, बल्कि इस परफ्यूम के नशे में रहकर उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊंगी जिसका कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर मायू चिल्लाते हुए कहती है कि यह आपके लिए आखिरी मौका है माई लेडी। आखिर आप अपने आप को इस तरह से कब तक स्वयं को दुख पहुंचाती रहेंगी, और यह आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है। शायद इसके बाद आप उससे कभी ना भी मिले। मायू अपनी लेडी को और ज़्यादा दुख में नहीं देख सकती थी। वह उसके लिए कुछ करना चाहती थी और वह उस परफ्यूम की बोतल को खोलती है और उसे रोज़ेना के ऊपर छिड़क देती है। यह देखकर रोज़ेना कहती है कि मायू आप यह क्या कर रही हैं। मायू रोज़ेना को काइल के टेंट के भीतर ले जाती है और बाहर से उसे बंद कर देती है और कहती है कि जब तक कि आप अपनी फीलिंग्स के बारे में उन्हें नहीं बता देती आप यहाँ से बाहर नहीं आ सकती, इसीलिए आप जाइए और उन्हें इसके बारे में बताइए।
रोजेना उसे टेंट को खोलने के लिए कहती रहती है और सोचती रहती है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। उसने इसे बाहर से बंद कर दिया है और वहीं पर उसे पकड़े हुए है, जिसके कारण कि मैं उसे खोल भी नहीं पा रही हूँ। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। रोजेना दूसरी ओर पलटते हुए सोचती है कि 1 मिनट, लेकिन काइल कहाँ है। और वह दूसरी ओर देखती है तो काइल अपनी चेयर पर ही बैठा था और वह थक गया था, इसीलिए वहीं पर सो गया था। यह देखकर वह सोचती रहती है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वह शायद कोई बुरा सपना देख रहा है। काइल सपने की वजह से दर्द महसूस कर रहा था और यह रोजेना देख नहीं सकती थी। वह काइल के पास जाती है और उसके कंधे को सहलाते हुए कहती है, काइल काइल क्या आप ठीक हैं? उसे देखकर काइल कहता है कि बेला, और यह सुनकर रोजेना कहती है कि आखिर आपने अभी अभी क्या कहा। उस परफ्यूम की वजह से रोजेना उसे बेला की तरह दिखाई दे रही थी और काइल अपने हाथ को रोजेना की ओर बढ़ाते हुए कहता है कि बेला, और यह देखकर रोजेना सोचती रहती है कि आखिर यह किस तरह की फीलिंग है। मैंने काइल को ऐसा व्यवहार करते हुए पहले कभी नहीं देखा। काइल को महसूस हो जाता है कि हाँ, यह बेला की ही सेंट है और वो गुस्से से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है कि आखिर आपको यह कहाँ से मिला। और रोजेना डरते हुए उससे दूर होते हुए कहती है कि यह एक परफ्यूम है जो कि मायू ने मुझे दिया था। काइल इसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाना चाहता था। वह बाहर आता है और कहता है कि मायू मायू आप कहाँ हैं। और मायू वहीं टेंट के बाहर ही बैठी हुई थी। वह उन्हें देखकर सरप्राइज हो जाती है और काइल मायू के पास आता है और उससे कहता है कि आखिर आपको यह परफ्यूम कहाँ से मिला। वह इसके बारे में जल्द से जल्द जानना चाहता था ताकि वह जल्द से जल्द बेला तक पहुँच सके। और उन्हें इस तरह से देखकर मायू सोचती रहती है कि आखिर इस परफ्यूम ने काम नहीं किया क्यों, आखिर इसने काम क्यों नहीं किया, क्या यह पुराना हो गया है। दूसरी ओर रोजेना को बहुत ही ज्यादा शाय फील हो रहा था और उसे देखकर रोजेना सोचती रहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसके प्रभाव वास्तविक हैं और मैं चाहती हूँ कि वह दोनों डेट पर जरूर जाएं। काइल मायू से कहता रहता है कि आपने इसे कहाँ से खरीदा है, मुझे बताइए कि आपको यह कहाँ से मिला। और मायू झिझकते हुए कहती है कि यहाँ आने से पहले हम एक गांव में रुके थे, मैंने इसे वहीं से लिया था। यह सुनकर काइल खुश होते हुए सोचता है कि मुझे इस बारे में निश्चित रूप से पता था कि यह वही स्मेल है, वही मेंशन के ईवर के खून की गंध की वह मैं महसूस कर सकता हूँ जो हमेशा ही बेला के आसपास हुआ करती थी। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और डीमन वर्ल्ड में बेलरीसा को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर्स को मारती जा रही थी। और यह देखकर ज़ेनबार कहता रहता है कि प्रिंसेस, अब आप और अधिक डीमंस को नहीं मार सकती हैं, क्योंकि जितना अधिक आप उन पर अटैक करेंगी और उन्हें मारेंगी उतना ही अधिक वह खतरा महसूस करेंगे और अपनी प्रजाति के बीच प्रजनन करेंगे। मुझे लगता है कि तालम की इकाई का और बड़ा होना खतरा हो सकता है, इसीलिए आपको इसे रोकना होगा। यह सुनकर बेलरीसा स्माइल करते हुए कहती है कि ओ, तो क्या हमें इन्हें मिटा देना चाहिए पूरी तरह से। यह सुनकर ज़ेनबार खुश होता है और सोचता रहता है कि सच में प्रिंसेस एक दिन शानदार डीमन किंग बनेंगी, यह बहुत ही ज्यादा शानदार होगा। बेलरीसा आगे बढ़ते हुए कहती है कि ज़ेनबार, खून की गंध बहुत ही ज्यादा तीव्र होती जा रही है, दूसरों से कहो कि इसे जल्द से जल्द साफ कर दे और किसी को भी कीड़े मकोड़े या कुछ भी ना कहे, इसे जल्द से जल्द साफ करवाइए।
यह सुनकर ज़ेनबार कहता है कि ऐसा नहीं है, फिर भी वह अपने कार्य को ठीक से करते हैं, इसीलिए वह इसे जल्द ही साफ कर देंगे, इसीलिए चिंता मत कीजिए। यह सुनकर बेलरीसा ज़ेनबार की ओर स्माइल करते हुए कहती है कि अगर वह सब के सब मारे जाएंगे तो इसका मतलब यह होगा कि आप इसमें सबसे अच्छे होंगे। यह तो अच्छी बात है ना ज़ेनबार? और यह सुनकर ज़ेनबार सरप्राइज हो जाता है। वह दोनों बातें करते ही रहते हैं कि बेरी वहां पर आती है और दरवाजा खोलते हुए खुश होते हुए कहती है कि प्रिंसेस एवर ने आपके लिए कपड़े भेजे हैं, जल्दी आइए। बेरी वह डीमन थी जिसे बेलरीसा पसंद करती थी और वह उसके लिए एक ह्यूमन फॉर्म में भी आने के लिए भी सहमत थी। बेरी को देखकर बेलरीसा अपने होश में आ जाती है और सोचती है कि क्या सच में मैंने ऐसा फिर से किया, क्या मैंने डीमंस को मार डाला। बेलरीसा अपने कमरे में आ जाती है और वो उसे देखकर सोचती रहती है कि मुझे अपने कमरे में आए हुए काफ़ी समय बीत गया है और बेरी ने मुझसे कहा कि वह मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करने गई है। बेलरीसा अपने बेड के पास जाती है और एवर की भेजी गई ड्रेस को देखती है और सोचती रहती है कि यह कितनी सुंदर ड्रेस है, यह बहुत ही ज़्यादा उज्जवल और गर्म महसूस हो रही है और वो वहां से वापस चली जाती है। बेलरीसा के नहाने का पानी तैयार हो जाता है और वो नहाते हुए सोचती रहती है कि मैं हमेशा से ही जानती थी कि जितना अधिक डीमंस अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे उतना ही अधिक वह उससे नशे में आ जाएंगे और उसका प्रयोग करने लगेंगे। यहाँ तक कि जब मैं मानव संसार में थी तो खून की गंध मात्र से ही मुझे ऐसा एहसास था कि मैं नियंत्रण खो दूंगी, लेकिन कम से कम मानव संसार में मैं खुद को रोकने में कामयाब तो रहती थी, परंतु मैं यहाँ पर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। उसे अचानक से एक आवाज़ सुनाई देने लगती है, पीछे क्यों हट रही हैं आप? आपको बस इन्हें मारते जाना है, वैसे भी मारना कितना आसान होता है। मैं वैसे भी सबसे ताकतवर हूँ और उन्हें आसानी से मार सकती हूँ। वह आवाज़ कहती रहती है कि तुम उन्हें मार सकती हो, तुम ऐसा कर सकती हो। और अचानक से बेलरीसा अपने होश में आते हुए खड़ी हो जाती है। वह उस आवाज़ को अपने दिमाग में से नहीं निकाल पा रही थी और वह सोचती रहती है कि धीरे धीरे मैं मॉन्स्टर बनती जा रही हूँ। मैं यहाँ 5000 साल से भी अधिक समय से रह रही हूँ। मुझे डर है कि इतने समय में मैं इंसान होना बंद कर दूंगी। यह बात मुझे बहुत ही ज़्यादा भयभीत करती है। मैं इस तरह से इस जीवन को बिल्कुल भी नहीं जीना चाहती हूँ। मैं एक मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती हूँ। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। बेलरीसा वापस से अपने कमरे में आ जाती है और वह एवर से बात करती रहती है और कहती है कि आखिर आप वहाँ पर क्या कर रही हैं। और उसकी आवाज़ सुनकर एवर खुश होते हुए कहती है कि क्या मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया। और बेलरीसा कहती है कि आपने क्या सोचकर उस ड्रेस को मुझे भेजा है, आखिर आप क्या कर रही हैं। एवर कहती है कि क्या आपको यह पसंद नहीं आया, यह माई लेडी के लिए एकदम सही था। और बेलरीसा कहती है कि ऐसी तरह की ड्रेसों को पहनने का मेरे पास कोई भी कारण नहीं है, इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एवर कहती है कि बिल्कुल यही कारण है कि माई लेडी को मानव संसार में आने के बारे में क्या विचार है। तब तो आप इस ड्रेस को पहन सकती हैं और आपके पास एक कारण भी मिल जाएगा इसे पहनने का। इसके अलावा मुझे आपको बुलाने के लिए भी एक जादूगर मिल गया है जो कि आपको बुला सकता है। और यह सुनकर बेलरीसा सोचती है कि सच में यह होने वाला है, इसका मतलब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। बेलरीसा खुश होते हुए कहती है कि एवर आपने कर ही दिखाया, आप बहुत ही अच्छी लड़की हैं। और एवर कहती रहती है कि मुझे पता था कि आप मानव लोक में आना चाहेंगी, मैं बस चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आने के लिए बुलावा देने का प्रयास करें।
बेलरीसा खुश होती है और सोचती रहती है कि यदि यह सच है, संभव है, यदि मैं सचमुच बच सकती हूँ तो मैं मानव जगत में तब तक रुकूंगी जब तक कि काइल दानव लोक में नहीं आ जाता है। यह सबसे अच्छा रहेगा। बेलरीसा पूरी तरह से जाने के लिए तैयार थी और अब वह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती थी। वहाँ पर मैजिकल बैरियर एक्टिव हो जाता है और बेलरीसा वहाँ से जाने ही वाली होती है कि अचानक से बेरी वहाँ पर आ जाती है और वो बेलरीसा को रोक लेती है। प्रिंसेस प्लीज मत जाइए। और यह देखकर बेलरीसा गुस्से से कहती है कि अब मुझे छुओ मत और ऐसा मत कहना कि मत जाओ, मैं यहाँ से जा रही हूँ, इसीलिए मुझे छोड़ दो। और बेरी कहती है कि यदि आप जा रही हैं तो कम से कम आपको कपड़ों को तो बदल ही लेना चाहिए। यहाँ तक कि बेरी भी जानती है कि स्नान वस्त्र बाहर जाने के लिए उचित पोशाक नहीं है। बेलरीसा कहती है कि यह तो आपने ठीक कहा। वह कहती है कि एवर मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, इसीलिए समनिंग सर्कल को अभी के लिए सक्रिय ही रखना। और एवर कहती है कि आप जैसे हैं वैसे भी आ सकती हैं, स्नान वस्त्र में भी आ सकती हैं। यह सुनकर सैनकेन चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर आप यह क्या कह रही हैं एवर, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? और एवर स्माइल करते हुए दूसरी ओर देखते हुए फुसफुसाते हुए कहती है कि बस मजाक कर रही हूँ। इसके अलावा क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जो कि अपनी लेडी के बारे में बहुत ही ज्यादा उत्सुक है? एवर काइल की ओर देखते हुए स्माइल करते हुए कहती है कि क्यों मैंने इस बारे में ठीक कहा ना यंग मास्टर। और यह सुनकर काइल का चेहरा लाल हो जाता है और वो अपने चेहरे को पकड़ते हुए शाय फील करने लगता है।